ये डस्ट बाहर न जाए। हर पेड़ में देख रहा हूँ पूरा डस्ट। शिकायत आपकी बिल्कुल शिकायतकर्ता की वाजिब निकली है। प्रकृति से ही हम खुद है और प्रकृति से ही सबका वजूद है। प्रकृति से जुड़े एक मामले में हम इस वक्त बैठे हैं राजा उत्कृष्ट शुक्ला युवा साथी के साथ, और इन्होंने जो लड़ाई शुरू की है वो प्रकृति को बचाने के लिए है। दरअसल मामला केरा गांव का है। ग्राम पंचायत भांडी के अंतर्गत केरा गांव है। यहाँ पर केसर एग्रो कंपनी है, प्लांट है। इस प्लांट से जो डस्ट उड़ रही है, धुएं उड़ रहे हैं, ये अब पशु पक्षियों के लिए सिर दर्द बन रहे हैं, यातना देने वाले बन रहे हैं। न सिर्फ पशु पक्षी के लिए बल्कि आसपास जो किसान हैं और वन्य प्राणी हैं उसके लिए भी बेहद तकलीफदेह साबित हो रहे हैं। इसी प्लांट के खिलाफ में इन्होंने बिगुल फूंका है और इनकी साफ मंशा है कि प्रकृति को जैसे भी हो बचाया जाए। जो आसपास का क्लाइमेट है वो भी बेहद तकलीफदेह साबित हो रहा है। तो हम यहाँ पर युवा साथी उनसे जानेंगे कि उन्होंने किस तरह से शिकायत की है और प्रकृति को बचाने के लिए और जो प्लांट है उसको बंद करने के लिए किस तरह का संघर्ष किए और किस हद तक उनकी मुहिम पहुंची है। तो आपका स्वागत है राजा भाई। बहुत बहुत धन्यवाद हरीश भैया। ये बताइए कि ये प्रकृति को आप कितना करीब समझते हैं आज के दौर में, जबकि पैसा ही सब कुछ बोलते हैं लोग। बिल्कुल, ये प्रश्न बड़ा आपका वाजिब है और इस प्रश्न को पूछने के लिए मैं आपको धन्यवाद कहता हूँ कि आज के दौर में जहाँ पैसा प्राथमिकता है और हम लोग सनातन हिंदू धर्म से हैं, जहाँ भगवान की परिभाषा ही, भगवान का मतलब भ से भूमि, ग से गगन, वा से वायु और न से नीर, यानी कि पर्याप्त मात्रा में प्रकृति पूजक धर्म, यानी कि भगवान हिंदू धर्म में मानने वाला एक ऐसा धर्म है जो प्रकृति की पूजा करता है। आज के इस दौर में जहां पैसा लोगों के लिए इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि वो प्रकृति की बलि देने के लिए भी आमादा दिखाई दे रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण जिला बालाघाट, तहसील वाराणसी, ग्राम पंचायत भांडी, ग्राम केरा में स्थित केसर एग्रोटेक नामक एक कंपनी है जो कि कुसना प्लांट संचालित करती है। कोई व्यापार करे, उद्योग करे, अपनी आजीविका चलाए, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, ना ही मेरे साथी जितने लोग हैं परिवारजन किसी को आपत्ति होगी। परंतु आपत्ति लेने का सबसे बड़ा प्रश्नवाचक ये लगता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मुझे शिकायत करनी पड़ गई। तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है कि फैक्ट्री की प्रामाणिकता, पहले मैं आपको बता दूं कि मैं शिकायत क्यों कर रहा हूं। आप ये वीडियो विजुअल्स में देखेंगे, मैं फुटेज आपको उपलब्ध करा दूंगा, आप अपने स्क्रीन में देख रहे होंगे, अभी आप ये देख रहे होंगे बस ये। और यही नहीं साथियों, कृषि उपयंत्रों के ऊपर भी ये डस्ट बैठते दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है हरीश भैया कि जैसे आसमान से राख की बारिश हो रही है। और अभी तो ये जंगल सामने रिजर्व फॉरेस्ट लगा हुआ है जहाँ पर चीतल, कोटरी, ऐसे पक्षी जो कि मैं मानता हूँ कि और किसी ज़िले में नहीं होंगे। बालाघाट जिला अपनी ख्याति प्राप्त करता है सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता के लिए, और इस प्राकृतिक सुंदरता के ऊपर में प्रश्नवाचक लगाती है फैक्ट्री है जो कि रिजर्व फॉरेस्ट के एकदम पास में है, जिससे कि मेरा नुकसान तो हो ही रहा है, साथ ही साथ मेरी जो लालन पालन करने वाली माँ स्वरूप प्रकृति मैया है उसका भी नुकसान हो रहा है। रिजर्व फॉरेस्ट के जो पेड़ हैं, जो कोई 50 साल पुराना है, कोई 60 साल पुराना है, उन पेड़ के ऊपर भी मोटी मोटी राख की परत जम गई है। चूंकि पौधा जो होता है ऑक्सीजन लेने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए अपने पत्तों के माध्यम से वो अवशोषित करता है। जब उसमें कार्बन जमा हो जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण नहीं कर पाएगा और ऑक्सीजन का उत्सर्जन नहीं कर पाएगा, जिससे कि क्लाइमेट और दिन बर्बाद। अभी आपने कहाँ शिकायत की है, कौन सी टीम यहाँ पर आई थी, जो जानकारी लगी है, और क्या उम्मीद है कि क्या परिणाम आ सकते हैं, बंद हो सकता है जो प्लांट है? सर्वप्रथम शुरुआत करी आज से 8 माह पहले। इस फैक्ट्री का संचालन लगभग 2.5 से 3 वर्ष हो गया इसको संचालित होते हुए, और सर्वप्रथम मैंने एनजीटी दिल्ली, एनजीटी भोपाल और एनजीटी जबलपुर में इसकी शिकायत करी थी। संबंधित बड़े बड़े आला अधिकारी, जनप्रतिनिधि, सबको इस पत्र के माध्यम से, ऐसा पत्र बना करके मैंने उन्हें पहुंचाया था। ये पत्र आप देख सकते हैं, और इस पत्र में एक एक बात जो है स्पष्ट रूप से प्रामाणिक सहित मैंने उनको पहुंचाई। प्रधानमंत्री से लेकर राज्यपाल तक मैंने अपनी बात पहुंचाई। उसके तत्पश्चात मुझे एक लेटर प्राप्त होता है एनजीटी विभाग का, ये दिल्ली से
ये लेटर मुझे प्राप्त हुआ और संबंधित विभाग को ये आदेशित किया गया कि इस फैक्ट्री की जांच की जावे। उसके बाद राष्ट्रपति सचिवालय से उनके राष्ट्रपति, भारत की महामहिम राष्ट्रपति जी के सह सचिव द्वारा लेटर मुझे आया, इनको लेटर आया कि इनकी इस फैक्ट्री की जांच की जावे। परंतु ये कहानी जस की तस और आज दिनांक तक कुछ नहीं था। उसके बाद कुछ दिनों तक कुछ नहीं था। उसके बाद मुझे लगा कि कुछ आगे कार्रवाई नहीं बढ़ रही है, जिसके बाद मैंने सीएम हेल्पलाइन करी, फिर से पत्राचार करना शुरू करा। पत्राचार करने के 1 माह बाद फिर मैंने सीएम हेल्पलाइन करी और सीएम हेल्पलाइन आज आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बहुत बड़ा खुलासा कर रहा हूँ। ऐसे मुझ जैसे और भी लोग होंगे जिनके साथ एक घटना घटित हुई होगी, बिना समस्या का निराकरण करे समस्या बंद कर दी जाती है। ना तो फ़ोन किया जाता है, ना तो पूछा जाता है, ना ही आपको फ़ोन कॉल या मैसेज या ईमेल के जरिए कभी भी सूचित नहीं किया जाता और आपकी समस्या बंद कर दी जाती है। अब इससे मैं परेशान हो गया, आखिरकार समस्या का निराकरण नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने 4 लेवल 5 लेवल, इसके लगभग 3-4 लेवल पर मेरी शिकायत गई। उसके बाद विभागीय अधिकारी द्वारा सघन जाँच के लिए आए गए और उस जाँच में मैंने कहा भी कि आप मौका स्थल पर आकर के प्रामाणिक जाँच करें। आप मेरी भी मत सुनिए, जो आपको स्पष्ट रूप से गवाही देती दिखें चीजें, आप उनका विश्वास करें और वैसा पंचनामा बनाएं और हमें न्याय दिलाएं। अच्छा, तो क्या रिजल्ट आया, क्या उम्मीदें जाग रही है जो अभी जांच टीम आई थी? अभी वर्मा जी आए थे। वर्मा जी जो कि एक सहायक यंत्री के पद पर है, उन्होंने ये पंचनामा बनाया है और इस पंचनामे में स्पष्ट रूप से लिखा है, ये पंचनामा पॉल्यूशन बोर्ड के सहायक यंत्री द्वारा बनाकर गए जो जबलपुर से जांच टीम आई थी। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि यहाँ पर पेड़ों के ऊपर में अधिक मात्रा में राख और धूल जैसी चीजें दिखाई दे रही, जिसकी सत्यता की प्रामाणिकता अधिकारी द्वारा की गई। परंतु उसमें एक बात यह भी कही गई कि यहाँ पर बदबू जैसी चीज नहीं, क्योंकि उन्होंने महसूस नहीं करी। परंतु इसके पूर्व 2 दिन पहले मैं वहाँ प्रतिदिन 2-3 दिन में जाता हूँ तो पानी चलाने के लिए, वहाँ पर बदबू सामने बहुत आ रही थी। तो इस तरह की भी बातें आ रही है, पशु पक्षी के लिए डैमेज की स्थिति है, पर्यावरण के लिए डैमेज की स्थिति है, जबकि हमें सुनने मिला है कि वहाँ पर पर्यटन के लिहाज से और ग्राम पर्यटन के लिहाज से भी कुछ काम होना है। बिल्कुल ठीक आपने सुना है। तो बहुत इस तरह की स्थिति में क्या लगता है कि माकूल वातावरण मिल पाएगा? बिल्कुल अच्छा प्रश्न और बहुत सही बात कही आपने। वहाँ पर होम स्टे भारत सरकार की बहुत अच्छी स्कीम है कि ग्रामीण परिवेश से जनता को पर्यटक के माध्यम से जोड़ने के लिए, प्रोत्साहन करने के लिए सरकार काम कर रही है। आखिर वो बेल्ट इतना खूबसूरत होगा इसलिए वहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें आने वाली है जी, और उस खूबसूरती के ऊपर प्रश्नवाचक लगा रही है फैक्ट्री। और जो सामने रिजर्व फॉरेस्ट लगा हरी जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, वहाँ पर इतने खूबसूरत खूबसूरत पशु पक्षी आते थे, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी, अब आज वहाँ हमको आवाज़ सुनना मुनासिब नहीं हो रही है। तो वन विभाग ने कैसे एनओसी दे दिया या किस तरह से वहाँ पर स्थापित किया गया वो उस उद्योग को, ये आश्चर्य नहीं लगता आपको? ये सबसे बड़े आश्चर्य की बात है हरीश भैया। मैं बताऊंगा कि वन विभाग ने जो एनओसी जारी किया वहाँ पर, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जिसे हम कहते हैं, इसकी सघन जांच होना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति जो कि प्रकृति का नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप मेरी भी बात मत मानिए, किसी की मत मानिए, प्रकृति के वहाँ के जो जंगली पेड़ हैं उनकी जाँच होना चाहिए कि उनकी प्रगति पे, उनकी हालातों पर कितना असर पड़ रहा है। और वहाँ पर जो जाँच दल और गश्त की टीम घूमती है वो स्वयं निर्धारित करे जांच करने के बाद में कि प्रकृति का कितना नुकसान हो रहा है वहाँ पर। अंतिम सवाल कि ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी, क्योंकि विभागीय जांच पे कई सवाल भी उठते हैं, कई बार कई हो सकता है आपके आशा अनुरूप परिणाम भी ना आए, तो क्या होगा आप लोगों को? पहली जांच तो खैर सारगर्भित थी और सार्थक रही, सामने दिख रहे हैं प्रामाणिकता के साक्षात। अगर ये मुझे न्याय नहीं मिलता है तो न्याय के और तरीके हैं, लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जैसे न्यायिक रास्ते बाबा साहब अम्बेडकर हमारे संविधान ने हमें दिया है। और इस संविधान की बदौलत एनजीटी भोपाल, चूंकि इनका कोर्ट अलग होता भैया, तो इस कोर्ट में जाकर के इस कोर्ट के माध्यम से हम न्याय हासिल करेंगे। और हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि हमारे भारतीय लोकतंत्र में, भारतीय संविधान में इतनी ताकत है कि हमें न्याय जरूर मिलेगा और असत्य पर सत्य की जीत जरूर होगी। यहाँ ईगो वाली बात तो नहीं कि प्रकृति बचाने वाली बात है, कि ईगो वाली बात नहीं, इगोइस्टिक कोई बात ही नहीं है, कोई मेरे वो दुश्मन नहीं है या मैं उनका दुश्मन नहीं हूँ। एक दूसरे को पहले से हम राम रमाई होती थी। बाजू में पहले वो लाख का कोई प्लांट डालने वाले थे, परंतु क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे किसी के रोजी रोजगार से कोई आपत्ति नहीं है। आप व्यापार करें, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नॉर्म्स बने हुए हैं
जो नियमावली बनी हुई है, आप अपना व्यापार करने के लिए दूसरे के प्रांगणिक क्षेत्र को क्यों बर्बाद कर रहे हैं, जिसकी प्रामाणिकता स्वयं वहां की गवाही दे रही है। और अधिकारियों ने भी कहा है फॉरेस्ट भी बर्बाद हो रहा है। तो मुझे अब ऐसा समझ में आया कि जल जंगल जमीन को बचाने के लिए सबसे बड़ी लड़ाई होनी चाहिए। इस देश में सबसे गंभीर मसला अगर कोई है तो जल जंगल जमीन को बचाने का होना चाहिए, क्योंकि कोई भी विकास कार्य, सड़क, बिजली, नाली, पाली और शहरों का विकसितीकरण मेरी नजरों में अधूरा है जब तक आप प्रकृति को साथ लेकर नहीं चलते हैं। तो ये थे राजा भाई, और इन्होंने बेबाक रूप से जो बात कही है वो हर किसी को अमल में लाना जरूरी है कि प्रकृति ही सब कुछ है। प्रकृति भले ही अलग अलग नामों से जाना जाता होगा अलग अलग धर्मों में, लेकिन प्रकृति का जो स्वरूप है वो सबके लिए है और वो सबके भले के लिए है, सबके वजूद को बनाए रखने के लिए है। अगर इसी प्रकृति का सर्वनाश होता चला जाएगा तो ऐसे में वो दिन दूर नहीं कि आने वाली पीढ़ी को हम बेहतर कल नहीं दे पाएंगे। प्रकृति का जो दुष्परिणाम है वो भी हमें भुगतना पड़ सकता है। प्रकृति को बचाने के लिए राजा भाई किसी भी हद तक जाने को तैयार है। राजा भाई से हम सबको सबक लेना है कि आने वाले समय में बेहतर कल देने के लिए हम सबकी भी जिम्मेदारी है कि कैसे हम आने वाले भविष्य में बेहतर कल देने के लिए, आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा कल देने के लिए, प्रकृति का वजूद बनाए रखने के लिए, प्रकृति के संरक्षण के लिए, जल जंगल जमीन को बचाने के लिए हम सबको साझा प्रयास करने की ज़रूरत है। बालाघाट से न्यूज़ मीडिया प्लस के लिए कैमरा पर्सन महेंद्र के साथ हरीश लिल्लार। ये डस्ट बाहर न जाए। हर पेड़ में देख रहा हूँ पूरा डस्ट उधर से रोड देखिए। आप स्वीकार करते हैं डस्ट है? नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, एक एक पेड़ पे। हाँ ठीक है, ये तो गलत नहीं नहीं नहीं, वो ठीक। हमारे बालाघाट जिले में सर एक ये और ऐसे 100 से ऊपर राइस मिल्स हैं। उसके बाद नहीं नहीं, मैं अब वो सारी चीजें हम करेंगे, नियम अनुसार करेंगे। हमने जो आपको नॉर्म्स दिए, बिल्कुल बिल्कुल, उसको पूरा फॉलो करेंगे सर। स्पष्टीकरण दें, ये अपना स्पष्टीकरण देंगे और इसको कहते हैं आपको ये समस्या नहीं आएगी। ये प्रकृति तो हमारे लंग्स हैं। उसके लिए नियम ये है कि जैसे ही आपका कहते हैं पॉल्यूशन कंट्रोल का इक्विपमेंट बंद हो, आपका प्लांट बंद हो जाए। हाँ, इंटरलॉक होना चाहिए उसको। हाँ वो जरूर कर सकते हैं। ये नहीं आना चाहिए रात में। मतलब ये नहीं है कि एक्सीडेंटली आपका 200 बार आपसे निवेदन पूर्व में व्यक्तिगत तौर पे किया है। का परिचय देंगे। मैं संजय वर्मा, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जबलपुर सहायक यंत्री के पद पे हूँ। जी बताएंगे, आज आप एक उद्योग की शिकायत पे कार्रवाई के लिए आए हैं, क्या निकला, क्या निरीक्षण में खामियां मिली? नहीं, शिकायत में जो डस्ट की समस्या देखी गई है जी, उसके लिए उद्योग प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं, उनको भी इसकी तस्दीक करा दी गई है और उसके नियंत्रण के लिए यदि कोई एक्सीडेंटली हुआ, क्योंकि उनके यहाँ एयर पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट लगा हुआ है जी जी, यदि वो इक्विपमेंट कहीं किसी कारणवश से बिजली की उससे बाधित होने के कारण यदि डस्ट निकलती है तो उसको वो आगे उसको मतलब उसको उद्योग के प्रोडक्शन से इंटरलॉकिंग करेंगे, जिसमें कि यदि बिजली से बाधित हो रहा है तो वो उनका उद्योग संचालन उसी समय बंद हो जाएगा। ऐसा सर मुझे बताइएगा, जो शिकायतकर्ता द्वारा जो शिकायत की गई थी उस पर क्या सत्यता पाई गई अथवा नहीं? नहीं, शिकायत आपकी बिल्कुल शिकायतकर्ता की वाजिब निकली है। उसमें जो राख और धूल की जो जमी पाई गई है उससे निश्चित ही पेड़ पौधों पे उनकी प्रोडक्टिविटी पे जरूर असर पड़ेगा, ऐसा हम अनुमान बिल्कुल लगा सकते हैं।